हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। आज की कहानी है सेम सेम बट डिफरेंट। दोस्तों, आज की फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये कहानी है बेंजामिन और श्रीकियो की। कहानी की शुरुआत में हम कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन का दृश्य देखते हैं। वहाँ सड़कों पर एक लड़की है, श्रीकियो। वो एक साइबर कैफ़े के भीतर जाती है। वहाँ से हम जर्मनी का दृश्य देखते हैं। वहाँ हम एक बेंजामिन नाम के लड़के को देखते हैं। ऑफिस में उसे एक वीडियो कॉल आता है। ये कॉल श्रीकियो का ही था। बेन उसका हाल पूछता है, पर वो बताती है वो ठीक नहीं है। वो अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी और उसे टॉन्सिल नहीं है। उसने HIV टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब वो उसे दूसरी ज़िंदगी में मिलेगी। बेन ये खबर सुन काफ़ी दुखी हो जाता है। वहाँ से कहानी कुछ महीने पास्ट में चली जाती है। हम कंबोडिया का दृश्य देखते हैं। वहाँ हम बेन और उसके दोस्त एड को देखते हैं। दोनों हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं। दोनों अपने वेकेशन पर आए थे। बेन पहली बार वेकेशन के लिए जर्मनी से बाहर गया था। वहाँ वो एक रिक्शा से रूरल एरिया में ट्रैवल कर रहे थे। वो रिक्शा बंद पड़ जाती है। सामने से 3 शख्स बाइक पर आ रहे थे। वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं। ये देख एड और बेन काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि पॉवर्टी ज़्यादा होने की वजह से क्राइम और विदेशियों के साथ लूटपाट आम सी बात थी। वो एक शख्स से शहर का रास्ता पूछते हैं, पर दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आ रही थी। पर किसी तरह वो दोनों अपने होटल वापस आ जाते हैं। एड बताता है, आज शाम हम क्लब निकलेंगे। सुना है वहाँ काफ़ी खूबसूरत लड़कियाँ आती हैं और कंबोडिया आकर ये सब नहीं किया तो कुछ नहीं किया। 1975 सिविल वॉर के बाद से कंबोडिया में प्रोस्टिट्यूशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। उस होटल में और भी विदेशी थे जो यूरोप के अलग अलग हिस्सों से आए थे। उसमें से एक एलेक्स था। वो बताता है यहाँ से वो सीधा चाइना के लिए निकलने वाला है। शाम बेन अपने दोस्त एड के साथ स्ट्रीट पर निकल जाता है। वहाँ कई डीलर्स marijuana और कोकेन बेच रहे थे। बेन उससे कोकेन लेता है और उसके $80 पे करता है। एलेक्स बताता है 90s में UNO सोल्जर्स पीस मिशन के लिए कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन आए थे और उन्होंने यहाँ के डिस्कोज में खेम रूस सोल्जर्स के साथ डांस भी किया। उन्होंने इस देश में डॉलर्स लाया और साथ ही साथ HIV भी। उस वक्त कंबोडिया में प्रोस्टिट्यूशन की वजह से HIV तेज़ी से फैल रहा था। वहाँ से वो सभी एक नाइट क्लब में चले जाते हैं जिसका नाम था हार्ट ऑफ डार्कनेस। वहाँ प्रोस्टिट्यूशन का काफ़ी बड़ा कारोबार चलता था। हर कोई डांस कर रहा था, पर बेन अकेला खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वहाँ काफ़ी शोर था। तभी एक लड़की आकर बेन के कंधे पर अपना सर रख देती है। वो अपना नाम श्रीकियो बताती है। वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। वहाँ से वो दोनों पूल खेलने चले जाते हैं। श्रीकियो पूल में काफ़ी एक्सपर्ट थी। बेन उस पर $10 की बेट लगाता है और जीत जाता है। वहाँ से रात दोनों सड़कों पर निकल जाते हैं। दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। श्रीकियो की बातें किसी पहेली की तरह थी। बेन उसकी कुछ बातें समझ पाया और कुछ नहीं। वो जब बेन के होटल पहुँचती है तो वहाँ बाहर एक लड़की काफ़ी ड्रंक पड़ी थी। श्रीकियो को लगता है इस लड़की की मदद करनी चाहिए। बेन बताता है ये लड़की वेकेशन पर है। यूरोप में हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, इसलिए हम एडवेंचर के लिए यहाँ वेकेशन प्लान करते हैं। दोनों बेन के होटल में रात बिताते हैं। सुबह उठते ही श्रीकियो जोरों से खांसने लगती है। उसे काफ़ी सोच में देख बेन उससे पूछता है कि क्या बात है। वो बताती है कि मैं सोच रही थी तुमसे पैसे लूँ या नहीं, क्योंकि बेन का साथ औरों से बिल्कुल अलग था। बेन कहता है क्या $20 ठीक है, पर वो कुछ नहीं कहती। बेन उसे $30 देता है। ये काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि $5 से ज़्यादा आज तक उसे किसी ने नहीं दिया। जाते समय वो बेन की शर्ट मांगती है, क्योंकि दिन का समय था और ऐसे कपड़े सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स पहनती है। बेन उसे शर्ट ले जाने की इजाज़त दे देता है। वहाँ से वो घर आ जाती है। वो शहर के एक पुरानी बिल्डिंग में रहती है। उसके साथ उसका परिवार भी वहाँ रहता है। उसकी माँ और उसकी छोटी बहन और एक छोटा भाई। उसके पिता विलेज में रहते हैं। उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। दूसरे दिन बेन बाकी लोगों के साथ होटल में बैठा होता है। तभी वहाँ श्रीकियो आ जाती है। वो उसकी शर्ट धोकर ले आई थी। बेन ने सोचा नहीं था उसकी मुलाकात फिर श्रीकियो से होगी। वो बिल्कुल सिंपल ड्रेस में आई थी और काफ़ी सभ्य लग रही थी। वो पूछती है क्या उसे उसके कपड़े पसंद आए। बेन बताता है उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं। वहाँ किस करते वक्त उसे खांसी आने लगती है। बेन पूछता है क्या तुम बीमार हो। वो कहती है मैं बीमार नहीं हूँ, बस कभी कभी खांसी आती है। बेन कहता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। श्रीकियो तैयार हो जाती है। दोनों बाइक पर बैठ डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर बताता है कि श्रीकियो को टॉन्सिल है। बेन बताता है ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बचपन में उसे भी एक बार हुआ था। वहाँ से दोनों खेमरूज की सड़कों पर घूमने निकल जाते हैं। शॉप पर श्रीकियो को एक रिंग पसंद आती है। बेन $50 में उसे खरीद लेता है।
यहाँ एड ये सुन हैरान हो जाता है कि तुमने उसे $50 की रिंग दिलवा दी, तुम बेवकूफ़ तो नहीं? शायद कुछ दिनों में वो शादी करने भी बोल दे। एड पूछता है कहीं तुम उस लड़की के प्यार में तो नहीं पड़ गए? वहाँ श्रीकियो आ जाती है। एड बेन की तरफ देख कहता है कल वो जर्मनी के लिए निकल रहा है, क्या वो साथ आएगा? पर बेन इसका कोई जवाब नहीं देता और श्रीकियो के साथ निकल जाता है। वो उसे अपने घर लेकर आ जाती है। वहाँ उसकी माँ थी। वो अपने फैमिली के सभी मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसका एक छोटा भाई है नैक, जो बड़े होकर बुद्धिस्ट मॉन्क बनना चाहता है। उनका पूरा परिवार उसी एक छोटे से कमरे में सोता था। जर्मनी में तो काफ़ी बड़े घर होते हैं। बेन उनकी इस तरह की ज़िंदगी देख काफ़ी सोच में पड़ जाता है। रात बेन उसके घर पर ही सो गया था। सुबह श्रीकियो उसके लिए टी ले आती है। वो बताती है कि उसकी माँ खाने के लिए कुछ पैसे मांग रही है, उसे $40 चाहिए। बेन उसे अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर देता है। अब बेन के पास भी पैसे ख़त्म हो चले थे। श्रीकियो के घर में एक तस्वीर रखी थी। उसमें श्रीकियो के साथ एक अधेड़ उम्र का शख्स था। बेन के पूछने पर वो बताती है कि ये उसका पहला क्लाइंट था। तब वो सिर्फ 18 साल की थी। वो भी जर्मनी से था और उसने ही उसे इंग्लिश बोलना सिखाया। बेन कहता है वो बस तुम्हारा इंग्लिश टीचर ही नहीं था। इस पर श्रीकियो कहती है पास्ट में तुमने भी कई लड़कियों के साथ रिलेशन बनाया होगा, पर मैं तुम्हारा पास्ट नहीं जानना चाहती। बेन अब श्रीकियो को पसंद करने लगा था। श्रीकियो मार्केट चली जाती है। बेन वहीं रुक जाता है। बेन बिल्डिंग के नीचे देखता है श्रीकियो की माँ कुछ महिलाओं के साथ बैठ जुआ खेल रही थी। उसके दिए हुए पैसे उसकी माँ के पास ही थे, पर वो इसका जिक्र श्रीकियो से नहीं करता। श्रीकियो को लगता है बेन उसके काम को लेकर उससे नाराज़ है। वो उससे सवाल करती है क्या उसके काम से वो नाराज़ है? बेन कहता है मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं, पर अब तुम्हारी ज़िंदगी में मैं आ गया हूँ। अब श्रीकियो भी उसे पसंद करने लगी थी। वहाँ से हम 6 हफ्तों के बाद का समय देखते हैं। बेन जर्मनी आ गया है। वहाँ एक लड़की दरवाज़ा खोलती है। वो एड की गर्लफ्रेंड लिली थी। बेन और एड दोनों रूममेट थे। एड मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। एड के हाथों में चोट लगी थी। वो बताता है कि मैं बाइक से गिर गया था। बेन बताता है कि वो हर महीने श्रीकियो को कुछ पैसे भेज दिया करेगा ताकि उसे अपना शरीर न बेचना पड़े। लिली कहती है पर वो श्रीकियो को भेजने के लिए इतने पैसे लाएगा कहाँ से? वो तो एक स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई कर रहा है। बेन एक जर्मन फाइनेंशियल टाइम्स में पार्ट टाइम एडिटर की जॉब कर लेता है। वो नौकरी उसके बड़े भाई हेनरी ने दिलवाई थी। वो भी वहीं काम करता है। उस ऑफिस में एक महिला है क्लाउडिया, जिसके साथ उसका भाई हेनरी रिलेशन में है। पर बेन के पूछने पर वो बताता है कि उसे क्लाउडिया में कोई खास रुचि नहीं है। वो बेन को ऑफिस के सारे काम समझा देता है। पे फ़ोन बूथ से श्रीकियो कभी कभी बेन को कॉल किया करती थी। वो बताती है कि वो बेन को काफ़ी मिस कर रही है। बेन फ़ोन पर उसके खांसने की आवाज़ सुनता है। उसकी खांसी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। बेन कहता है कि उसे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, पर श्रीकियो के पास डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं थे। अब बेन के पास भी पैसे नहीं थे क्योंकि उसने सारे पैसे श्रीकियो को पहले ही भेज दिए थे। बेन हेनरी को श्रीकियो की तस्वीर दिखाता है। पिछले साल वो इस लड़की से कंबोडिया में मिला था और वो इसी लड़की को पैसे भेजता है। उसका भाई बताता है ऐसी लड़कियों को न जाने तुम्हारी तरह कितने लोग पैसे भेजते होंगे और ये लड़की तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। इस बात पर बेन उससे कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन लिली पूछती है कि कंबोडिया कैसा है। बेन बताता है कि वहाँ एक कमरे में ही पूरा परिवार रहता है। वो लोग ज़मीन पर सोते हैं। यहाँ तक कि एक ही टूथब्रश पूरा परिवार इस्तेमाल करता है। दूसरे दिन बेन अपने भाई से बताता है कि वो हर महीने श्रीकियो को $150 भेजता है और एक्स्ट्रा इनकम के लिए श्रीकियो बियर गार्डन में काम करती है। वहाँ सभी अलग अलग ब्रांड बेचते थे। अगर जो भी श्रीकियो की ब्रांड ज़्यादा पिएगा उससे श्रीकियो को एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन हेनरी बेन से पूछता है क्या वो कंबोडिया जा रहा है। वो पूछता कि नॉम पेन में एक इंसान की कीमत कितनी है। बेन बताता है वहाँ एक महिला फैक्ट्री वर्कर महीने के $50 से $60 तक कमा लेती है। शायद यही उनकी ज़िंदगी है। हेनरी के पूछने पर बेन बताता है उसकी माँ गैम्बलिंग करती है। वो अपने भाई से कोई भी बात नहीं छिपाता। तभी बेन को एक वीडियो कॉल आता है। ये वही दृश्य है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ श्रीकियो बताती है उसने टेस्ट करवाया और उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उसे HIV है। बेन ये खबर सुन शॉक्ड हो जाता है। बेन का भाई भी वहीं था। हेनरी कहता है तुम्हें भी अपना चेकअप करवाना चाहिए, शायद तुम भी इन्फेक्टेड हो गए हो। हेनरी कहता है वो कोई भी बेवकूफ़ी ना करे, वो बेन को प्रमोट करने वाले हैं, उसे क्लाउडिया की एडिटर पोजीशन मिल जाएगी। ये सुन बेन काफ़ी खुश होता है।
पर वो श्रीकियो के लिए दुखी भी था। बेन अपने चेकअप के लिए चला जाता है। हम देखते हैं बेन कंबोडिया जाने की तैयारी कर रहा है। एड को अभी तक श्रीकियो के बारे में नहीं पता था। लिली उसे बताती है कि श्रीकियो HIV पॉजिटिव है। एड पूछता है क्या तुम ठीक हो? बेन बताता है उसकी रिपोर्ट 5 दिन बाद आ जाएगी, उसके बाद वो कंबोडिया निकल जाएंगे। एड कहता है अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो? बेन कहता है वो फिर भी कंबोडिया जाएगा, वो इस तरह से श्रीकियो को नहीं छोड़ सकता। हम देखते हैं 1 हफ्ते बाद बेन कंबोडिया आ गया है। वो श्रीकियो से उसी बियर शॉप पर मिलता है जहाँ वो काम करती है। वो बेन को वहाँ देख काफ़ी खुश होती है, पर श्रीकियो ने अब तक अपनी बीमारी के बारे में अपने घर पर नहीं बताया है। बेन उसे कहता है कि उसे सभी को अपनी बीमारी के बारे में बता देना चाहिए ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। वो कहती है थोड़े दिनों में वो उन्हें बता देगी। बेन बताता है उसका दोस्त एड डॉक्टर बनने वाला है और उसने बताया कि ये बीमारी इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से और तेज़ी से फैलती है, और उसने बताया कि ऐसी दवाइयाँ भी मौजूद हैं जो बीमारी को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। उन दवाइयों से HIV तो ठीक नहीं होगा, पर वो उन दवाइयों की मदद से एक लंबे समय तक जी सकती है। दूसरे दिन दोनों उस अमेरिकन डॉक्टर के पास जाते हैं जो श्रीकियो का इलाज कर रहा था। वहाँ बेन बताता है उसका रिपोर्ट नेगेटिव आया है। बेन पूछता है हम श्रीकियो का ट्रीटमेंट कब शुरू कर सकते हैं? वो बताता है सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि श्रीकियो के ब्लड में कितना वायरस है, और कंबोडिया में इसका टेस्ट पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तुम्हें थाईलैंड जाना होगा। बेन पूछता है क्या इसकी मेडिसिन हम कंबोडिया के मार्केट से ले सकते हैं, पर वो बताता है कि यहाँ सभी जाली मेडिसिन मिलती हैं, ऊपर प्रिंट कुछ और होगा और भीतर दवा कुछ और। दूसरे दिन वो श्रीकियो को लेकर थाईलैंड निकल जाता है। वहाँ टेस्ट के बाद डॉक्टर बताता है श्रीकियो के ब्लड में वायरस अमाउंट 1 लाख से भी ज़्यादा है और वो टाइप B कैटेगरी में आती है, जिसका मतलब इन्फेक्शन एडवांस स्टेज पर है। वो बेन से बताता है कि उसे जल्दी ही ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो एक हल्का सा जुकाम भी श्रीकियो के लिए घातक हो सकता है। ये जान बेन काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ से और कैसे शुरू करे। उसने डॉक्टर की कही हुई कोई भी बात श्रीकियो से नहीं बताई थी। दोनों वापस कंबोडिया आ जाते हैं। हम देखते हैं बेन अपने दोस्त एड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। एड बताता है एक बार अगर श्रीकियो ने मेडिसिन लेना शुरू किया तो उसे ज़िंदगी भर उस मेडिसिन को लेना पड़ेगा। पर बेन बताता है स्टाबियोडिन के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नर्व डैमेज से लेकर हाथ और पैर भी पैरालाइज हो सकते हैं, पर यह दवा कंबोडिया में है इसका भी पता नहीं। एड उसे AZT कॉम्बिनेशन दवा के बारे में बताता है जो कि कई तरह से स्टाबियोडिन से ठीक है। दूसरे दिन बेन कंबोडिया के एक हॉस्पिटल में जाता है, पर डॉक्टर उसे बताती है कि AZT कॉम्बिनेशन कंबोडिया में अवेलेबल नहीं है। बेन उससे AZT सप्लायर का नाम पूछता है। वो बताती है कि इस हॉस्पिटल में हर HIV मरीज को स्टाबियोडिन दी जाती है जो कि कंबोडिया में आसानी से मिल जाती है, पर AZT नहीं मिल सकता। वो डॉक्टर उसे नहीं बताना चाहती थी क्योंकि ये सभी चीज़ें काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। बेन गुस्से में उससे चिल्ला के बात करता है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल देते हैं। रात बैठकर बेन सभी कॉन्टैक्ट्स कार्ड्स को देखता है। बिना सप्लायर के AZT का मिलना नामुमकिन था। बेन को ध्यान आता है कि इस काम में उसकी मदद कोई जर्मन शख्स ही कर सकता है। वो इस काम में एड की मदद लेता है और नॉम पेन के हॉस्पिटल में जाकर एक जर्मन डॉक्टर से मिलता है। बेन बताता है हमारी कंपनी कंबोडिया के रूरल एरियाज़ में विकास का काम कर रही है। बातों बातों में वो उस डॉक्टर से सप्लायर का कांटेक्ट ले लेता है। दूसरे दिन श्रीकियो के लिए सारी दवाइयाँ लेकर आ जाता है, पर वो दवाइयाँ लेने से मना करती है। बेन उसे समझाता है अगर उसने दवाइयाँ नहीं ली तो वो मर जाएगी और वो ऐसा नहीं चाहता। श्रीकियो उसकी बात मान जाती है। वो बेन से कुछ पैसे मांगती है। उसकी माँ को फूड के लिए फिर से पैसे चाहिए। बेन को उसकी माँ की गैम्बलिंग के बारे में पता था, फिर भी वो उसे कुछ पैसे निकाल कर दे देता है। हम देखते हैं श्रीकियो बेन को लेकर अपने विलेज जा रही है। उनके साथ उसका भाई नेक भी था। थोड़ी देर में वो उसके विलेज पहुंच जाते हैं। वहाँ दोनों दिन में एक साथ काफ़ी वक्त बिताते हैं। रात सब खाने पर बैठे थे। श्रीकियो पूछती है उसके पिता पूछ रहे हैं कि क्या तुम इस ज़मीन पर हमारे लिए घर बनाओगे? इस पर बेन कुछ नहीं कहता। श्रीकियो बताती है कि अगर कोई यहाँ की लड़की से शादी करता है तो उसे उनके लिए घर बनाना होता है। बेन बताता है मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। बेन मना कर देता है। बेन बताता है मैं बस यहाँ लोगों का रहन सहन देखने आया था, पर तुम चाहती हो कि मैं सबके लिए घर बनाऊँ? मैं कोई अमेरिका से आया हुआ अरबपति नहीं हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया था।
बेन बताता है वो सब जानता है, उसके पैसों से उसकी माँ गैम्बलिंग करती है, पर उसने कभी कहा नहीं। दूसरे दिन श्रीकियो पूछती है क्या वो उससे शादी करने को राज़ी है, पर बेन मना कर देता है कि वो उससे शादी करने के लिए अभी काफ़ी यंग है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बेन वापस जर्मनी आ जाता है। वो अपने दोस्त एड को धन्यवाद देता है कि उसने कंबोडिया में उसकी काफ़ी मदद की। वो बताता भी है कि उसकी फैमिली उसे शादी करने के लिए कह रही थी। एड उसे समझाता है कि वो उस लड़की के पीछे ज़िंदगी न बर्बाद करे। वो एक प्रोस्टिट्यूट रह चुकी है और जो HIV से एक दिन मर जाएगी। उन दवाइयों से ज़्यादा वो 25 सालों तक जी पाएगी। उसके बाद वो क्या करेगा। बेन के जाने के बाद श्रीकियो फिर से उसी क्लब में जाने लगी थी। यहाँ हम बेन और उसके भाई हेनरी को देखते हैं। हेनरी बताता है कि वो प्रेस के खर्च पे उसे एशिया भेज रहा है। वहाँ उसे लग्जरी होटल के बारे में आर्टिकल लिखना है और साथ ही साथ वो अपनी स्टोरी भी लिख सकता है। हेनरी को बेन और श्रीकियो की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। वो चाहता था कि बेन अपनी स्टोरी लिखे और वो उसे पब्लिश करे। इसके अच्छे पैसे भी उसे मिल जाएंगे और उसका कॉपीराइट भी वो अपने पास रख सकता है। बेन कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता, इसके लिए उसे श्रीकियो से बात करनी होगी। बेन कई बार श्रीकियो को कॉल लगाता है पर उसका कोई जवाब नहीं आता। एक दिन बेन के घर श्रीकियो का कॉल आता है। वो बताती है वो फिर से क्लब गई थी क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। उसके भेजे हुए पैसों से उनके फैमिली का खर्च नहीं चलता, पर उसने किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाया। उसने बस कुछ पैसों के लिए वहाँ लोगों के साथ डांस किया। इतना सुनने के बाद बेन फ़ोन रख देता है। दूसरे दिन हम देखते हैं हेनरी बेन को मलेशिया आर्टिकल लिखने के लिए भेज रहा है और वो साथ ही उसे अपनी स्टोरी लिखने के लिए कहता है, पर बेन कहता है उसने श्रीकियो से अपना रिश्ता तोड़ दिया है और बिना उसकी इजाज़त के वो स्टोरी नहीं लिख सकता। वहीं पास बैठी क्लाउडिया कहती है वो इतनी आसानी से श्रीकियो को कैसे छोड़ सकता है और अपनी इस गलती के लिए वो खुद को ज़िंदगी भर कोसता रहेगा। बेन को भी एहसास होता है कि उसने शायद श्रीकियो को समझने में गलती कर दी। दूसरे दिन वो कॉल कर श्रीकियो को बताता है कि उसने उसके लिए मलेशिया के टिकट भेज दी है। वो कुआला लुम्पुर होटल में उससे आकर मिले। दूसरे दिन वो वहाँ आ जाती है। वहाँ कई और लोग बेन के साथ थे। रात वो टीम के सभी मेंबर को डिनर के लिए ज्वाइन करती है। वहाँ श्रीकियो कहती है मैं बीमार हूँ, इसलिए शायद तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, और वो उसे बताए बिना जर्मनी चला गया और उसके भेजे हुए पैसे काफ़ी नहीं थे। वो मजबूर थी, उसे और पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसे क्लब जाना पड़ता था। इतना कहकर श्रीकियो इमोशनल होकर वहाँ से जाने लगती है। बेन उसे रोक लेता है और वहाँ सभी के सामने बेन कन्फेस करता है कि श्रीकियो उसकी फियांसे है। रात दोनों उसी होटल में रुकते हैं और बेन उसे वहाँ शादी के लिए प्रपोज करता है। अगले दृश्य में हम बेन को नॉम पेन में देखते हैं। वो अपने भाई हेनरी को कॉल करता है। हेनरी उससे नाराज़ था क्योंकि बेन अपनी ट्रिप कैंसिल करके कंबोडिया आ गया था। बेन बताता है उसे अपनी स्टोरी लिखने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और अब वो श्रीकियो के साथ कंबोडिया में ही रहेगा और यहीं नौकरी करेगा। आखिरी दृश्य में हम दोनों को एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठा हुआ देखते हैं और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित थी। बेंजामिन और श्रीकियो जो आज जर्मनी और कंबोडिया में रहते हैं, उनका एक बेटा भी है जो पूरी तरह से स्वस्थ है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के